हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में पूरा जो आपका रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश होता है पूरा का पूरा आज हम ख़त्म कर देने वाले हैं। यानी कि ये आपका होने वाला है वन शॉट क्लास, यानी कि ये वन शॉट क्लास होने वाला है। लगभग ये 1 घंटे का क्लास होगा। उसमें ये पूरा का पूरा हम बुक को समाप्त कर देंगे बहुत ही कम समय में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आज का क्लास मैराथन क्लास होने वाला है, तो आप लोग पानी वानी लेकर बैठेंगे और मस्त तरीके से सभी प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलिए। और सारा का सारा आज हम बुक ही ख़त्म कर देने वाले हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम देखना स्टार्ट करते हैं। और आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपको एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होगा वो याद होते रहेगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक क्या थे, तो वह क्या थे, निग्रो थे, आपका इंडियन थे, कोरियन थे या फिर ऑस्ट्रेलियन थे। तो वो क्या थे, तो वे निग्रो थे। क्या, वे निग्रो थे। और एक और बात बताते हैं, आपका ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्या थे, वे एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। क्या, सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे वे, यानी कि सामाजिक या फिर दलित अधिकार कार्यकर्ता भी वे रह चुके थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और एक और बात, वे कहाँ के हैं, तो वे अमेरिका के हैं। कहाँ के, वे अमेरिका के, ध्यान रखेंगे वे अमेरिका के हैं। और एक और बात कि वे हैं, तो वे जो ये स्पीच तो दिए होते हैं मार्टिन लूथर किंग, जो कौन सा स्पीच, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव जो ड्रीम और भाषण दिए होते हैं, स्पीच दिए होते हैं, ये कहाँ दिए होते हैं, तो लिए होते हैं लिंकॉन मेमोरियल हॉल में। लिंकॉन मेमोरियल हॉल में ये भाषण को दिए होते हैं। ये भी आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको याद करके रखना है। और ये क्या था, ये जो कहा की बात है, तो ये अलबामा के बारे में, ये अलबामा के निग्रो के खिलाफ लड़ाई को लड़े हुए थे। तो ये सब जो आपका एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद होते चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपको बहुत सारे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो होगा वो क्लियर होते रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन गेव द निग्रो। इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन निग्रो को क्या दिलाने वाला था, स्लेवरी यानी आज़ादी। और बी में फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी यानी कि स्वतंत्रता। और सी में कैपिटिविटी। और डी में है डिस्पेयर। तो क्या दिलाने वाला था, वो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी दिलाने वाला था, वो आज़ादी दिलाने वाला था। लेकिन वो भी हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ के जो इसमें साइन कर दिया गया था कि आपको आज़ादी मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं था उनको। इसीलिए तो वे अपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वे लड़े हुए थे। उसको हम MLK बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो अब याद रखेंगे MLK यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी भी कहा जाता था। क्या, इनको ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे कि इनको ब्लैक गांधी इसलिए कहा था क्योंकि गांधी जी वो बहुत ही कुछ गांधी जी वाला जो जो ट्रिक था वो फॉलो करते थे। क्योंकि वे भी, गांधी जी भी अहिंसा चाहते थे, ये भी अहिंसा चाहते हैं। ये भी चाहते थे कि हम किसको मारेंगे नहीं, लेकिन जीत जाएंगे, इस प्रकार से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। यानी कि इसमें बताया गया कि आइडियाज़ को क्या चीज़ ने, यानी कौन कौन से ऐसे तरीके थे कि आइडियाज़ को, जो कि मानव जाति को और आगे बढ़ाने में और सभ्य बनने में, सिविलाइजेशन बनने में वो क्या किया था, मदद किया था, हेल्प किया था। तो कौन कौन से तरीका है, तो वह है आपका नंबर। वो नंबर इसलिए कैसे सहायक हुआ कि नंबर हम बहुत सारे संख्या में बढ़ते चलेगा, और जिसके कारण क्या हुआ कि हम क्या है, पहले हम लोग कम रहते थे, हम जानवरों से डरते थे कि जानवर शेर आएगा हमको खा जाएगा, हम जानवर से कैसे निपटे। कुछ हमारे पास देखिए, जितने ज़्यादा लोग होंगे आप डिस्कस करेंगे तो आपको क्या होगा, दिमाग का जो पावर वो बढ़ता है। जिसके कारण क्या था, पहले हम लोग बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे नंबर्स यानी संख्या बढ़ते गए, जिसके कारण हम लोग क्या हुआ, हम सभी व्यवस्था करने लगे, हमें खाने के ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी। हम पहले क्या, कोई कच्चा उठाया खा गया, उसके बाद क्या वो फायर का आविष्कार कैसे हुआ, या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आई, इस सब के बारे में इसमें बताया होता है। किसमें, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है, इसमें बर्ट्रैंड रसेल जो होती है वो बहुत अच्छे से लिखा होता है। बर्ट्रैंड रसेल वो एक फिलोसफर और मैथमेटिशियन भी रह चुके थे। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपका डी वाला ऑप्शन जो होगा, डी वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि रोड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाय। रोड्स टू फ्रीडम जो है इसको कौन लिखे हैं, तो जो रोड्स टू फ्रीडम है इसको बर्ट्रैंड रसेल लिखे हुए हैं। कौन, बर्ट्रैंड रसेल। तो वे क्या कर, वे एक हिस्टोरियन भी थे, ध्यान रखेंगे। वे क्या थे, वो एक प्रकार का हिस्टोरियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे। और ये क्या था, मैथमेटिशियन भी थे। वे क्या, तो मैथमेटिशियन भी थे, याद रखेंगे आपका। और एक मैथमेटिशियन थे। और ये सब जो है, ये सब एग्जाम में आते हैं, लेखक से संबंधित, राइटर से संबंधित एग्जाम में आते ही है। और क्या कहते, तो ये ब्रिटिश, ब्रिटेन, इंग्लैंड जो सब कहे वही के थे।
आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या करा है, बर्ट्रैंड रसेल वाज ऑल्सो बर्ट्रैंड रसेल एक क्या थे। तो बर्ट्रैंड रसेल हमने आपको अभी अभी बताया, जस्ट बताया, वे एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, ये सभी थे। यानी अगर ये तीनों आपको मिल जाएगा तो आपको मानना है डी वाला ऑप्शन, यानी कि फिलोसफर, आपको मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, तो इसमें रहेगा आपको ऑल ऑफ दिस स्टेप मार देना है आपको। तो आपको हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा आपको, सी वाला ऑप्शन, इसे हम आपको दूसरा बता रहे थे। तो आगे बढ़िए और एक बार शेयर करते रहेंगे, शेयर करना मत भूलेंगे, आपको शेयर करते रहना है। और देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है कि सिबीज फादर वर्कड इन अ डैश शॉप। सिबी के पिता कौन से शॉप पर, कौन से दुकान पर काम करते थे, बार्बर यानी हजाम, बार्बर यानी हजाम की दुकान पर, या फिर ज्वेलरी यानी कि जो गहने वहने जो बेचता है सुनार उसकी दुकान पर, या फिर वेजिटेबल यानी सब्जी की दुकान पर, या फिर कारपेंटर यानी कि बढ़ई की दुकान पर, यानी कि बढ़ई की दुकान पर। तब पता होगा कि वो बढ़ई की दुकान पर काम करते थे सीबी के पिता। तो अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 7 नंबर, इन हाउ मेनी सेंस डिड सीबी बाय दैट स्पेशल गॉड फ्रॉम द ओल्ड लेडी। वो ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत से कितने रुपए में जो गॉड्स होता है, वो कद्दू जो होता है वो खरीदता है, तो वह कितने रुपए में, तो वह 10 सेंट में, वह 10 रुपये में, 10 रुपये में वो खरीदता है। तो जापान का जो रुपया होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, तो वहाँ पे रुपया नहीं कुछ और ही कहते हैं, उसको सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसका, उसको सेन कहेंगे, इसको आप सेंस या सेन इसको कहते हैं। जहाँ भी आप बहुत सारे कंट्री रहते हो वह अलग अलग रुपया, यानी कि जितना भी वहाँ पे धन होता है उसको अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है, यानी कई रुपया, कई सेन, यानी सभी अलग अलग तरीका के नाम होता है। आगे देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है, नानिमा बूशी इज अ टाइप ऑफ डैश इन जापान। नानिमा बूशी जापान में क्या है, आपका गॉड से कद्दू है, नहीं ये आपका नहीं होगा। गेम है, गेम खेल, नहीं ये खेल गेम भी नहीं होगा। आपका डांस है, नहीं डांस भी नहीं होगा। वो क्या है, तो वो म्यूजिक है। क्या है, म्यूजिक है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज अ चाइल्ड इज बोर्न। और चाइल्ड इज बोर्न जो है वह कैसा प्रोज पीस है, यानी कि वो क्या है विधा से, जैसे आपको हिंदी में होता है उसी प्रकार से। तो अब चाइल्ड इज बोर्न जो है एक बच्चे का जन्म, यह क्या है, तो यह आपका ऐसे है। और ऐसे में भी क्या है, तो ऐसे में भी आपका ये सोशल ऐसे है, ये आपका ये सोशल ऐसे, यानी ऐसे में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। जर्नल रिकॉर्ड कौन है, तो आपका इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर साइज जो है, आपका इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर साइज, ये क्या है आपका, तो ये प्रकार जर्नी रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया दोनों एक बता दो, एक नहीं है, दोनों आपको जो आपको एग्जाम में दिख जाएगा वो आपको क्या करना है, टिक मार देना है। और ए और बी दोनों मिलेगा, ए और बी आपको और नहीं लिखा होगा, ए और बी दोनों होगा तो वो आपका दोनों मार देना है, यानी जो जैसा भी आपको समझे वो आपको ठीक लगे वो आप कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज वॉक, यानी कि जर्मन ग्रीन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन ग्रीन। जर्मन ग्रीन का इनमें से वॉक या फिर किताब जो भी बोले बुक्स कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा, बताइए कमेंट करके बताना है। इसका हम जवाब नहीं देंगे, इस सभी का जवाब आपको देना है कमेंट में। कहाँ देना है, कमेंट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको इस प्रकार से 10 का आंसर ए आया, बी आया, बी आया, सी आया, डी, इस प्रकार जो भी आता है वो आपको देना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, सिलहेटी इज अ डिवीजन इन डैश। सिलहेटी जो है वो क्या है, वह सिलहेटी एक डिवीजन है, वह कहाँ का डिवीजन है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी आएंगे, मारेंगे भैया इंडिया मारिए, इंडिया कहाँ, इंडिया, इंडिया मारिए, इंडिया मार दे, इंडिया ठीक है मार दिए, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। सिलहेटी जो है वो कहाँ का, तो वो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सब जो इंडिया इंडिया ये सब नहीं होगा, ऐसा मतलब ऐसा आप इंडिया में रहते हो इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो इंडिया देखे के टिक मारते चले गए, ऐसा नहीं होगा। जहाँ का जो आंसर होगा वही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 प्रश्न को देखिए, इन डैश सोसाइटीज द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ सेलिब्रेशन। प्रेगनेंसी जो होता है, जो गर्भावस्था जो होता है उसको सेलिब्रेशन, जो उत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, कौन सी सोसाइटी में, कौन से समाज में ये मनाया जाता है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, ये टेक्नोक्रेट सोसाइटी में, या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, या ट्रेडिशनल सोसाइटी में, या फिर नॉर्म्ड। तो क्या हो जाएगा, कौन सी सोसाइटी में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका टेक्नोक्रेट नहीं, आपका ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में। ऊपर ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पारंपरिक समाज बोलते हैं। पारंपरिक समाजों में यह मनाया जाता है। एक कहाँ के बात हो रही थी, ये चाइल्ड इज बोर्न से वहाँ की बात हो रही है, और चाइल्ड इज बोर्न के जो लेखक है वो जर्मन ग्रीक है, और ये कहाँ के हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली। न्यूज़पेपर जो हो वो उसमें क्या किया जाता है, आपको यही बताना है। यानी कि टू द पॉइंट, इसमें टू द पॉइंट बात क्या होता है, या फिर समहॉट चेंज यानी कुछ कुछ उसमें चेंज किया होता है, या फिर कंप्लीटली चेंज यानी पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, या फिर नॉन ऑफ या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, न्यूज़पेपर में क्या किया जाता है, तो न्यूज़पेपर यानी कुछ कुछ चेंज किया जाता है। यानी जो खबर मान चलिए आपको पटना में कुछ घटना घटी है, किसी का कोचिंग था तो उसका कोचिंग को बंद कर दिया गया, तो उसमें क्या करता है, कोचिंग वाला पैसे दे दिए, वो जो ये बताया कि बंद नहीं हुआ है। फिर जो भी कुछ कुछ होता है वो क्या करता है, दो लोग जो होते हैं उसको नियंत्रण करते हैं। एक ऑनर जो न्यूज़पेपर का जो मालिक होते हैं, और एक और होते हैं एडवर्टाइजर जो इसमें एडवर्टीजमेंट जो फोटो लगाया, टेक्स्ट क्रिएट किया, ये सब जो होता है ये दोनों मिलकर के वे नियंत्रित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं। क्या कुछ यानी कि कुछ चेंज कर दे, ऐसा नहीं पूरा पूरा चेंज कर देगा, न्यूज़पेपर का वैल्यू क्या हो गया, न्यूज़पेपर वाला ही बंद हो जाएगा, उसका फैक्ट्री ही बंद हो जाएगा। कुछ चेंज कर वो उसका खबर जो पसंद आएगा उसी खबर को छापेगा, जो नहीं आएगा उसको नहीं छापेगा। सिंपल सी बात है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 14वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 14वां प्रश्न है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि फ्रीडम आज़ादी के समय प्रेस को रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। उसको क्या क्या किया जाता है, उसको पीस के समय, या फिर जन की फिर जो होता है आपका प्रेस जो होता है, जो न्यूज़पेपर जो होता है उसको कब प्रतिबंधित किया जाता है, तो वह पीस शांति के समय, वार एंड युद्ध के समय, क्या है कि एपिडेमिक के समय, या नॉन ऑफ दिस, तो वो वार है युद्ध के समय। जब युद्ध होता है तो क्या करता है, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, इस पर रोक लगाया जाता है। तो यानी कि न्यूज़पेपर के बारे में रोक लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि खबरें एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। इसमें युद्ध के समय बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए चलिए अब आगे आते हैं। 15वां प्रश्न क्या करा, चलिए इसको देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप लगाया जाता है किसके दौरान, सेंसरशिप किसके दौरान लगाया, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है हाउ फ्री इज द प्रेस। ये आपका लिया गया है कहाँ से, हाउ फ्री इज द प्रेस से। हाउ फ्री इज द प्रेस ये लिया गया है वहीं से, हाउ फ्री इज द प्रेस से लिया गया है। जिसको कौन लिखे हुए हैं, तो इसको द्रोथी एल शायर जी लिखे हुए हैं। तो सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग, सेंसरशिप कब लगाया जाता है, तो सेंसरशिप इमरजेंसी जब आपातकालीन की स्थिति होती है तब लगाया जाता है। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, यानी कि जो आपका एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है उसको कौन दो लोग कंट्रोल करते हैं, तो उसको दो लोग कंट्रोल करते हैं। यानी दो लोग, और कौन कौन, तो ऑनर और एडवर्टाइजर जो होते हैं वही आपको कम क्या कहते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज एन डैश, जो विश्व में जो प्रचलित जो सिविलाइजेशन है एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ से यानी कि क्या वो कहाँ की है, तो आपको पता होगा वो ग्रीस की है। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो ग्रीस। आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप सोचेंगे कि भैया ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जो कि एक प्रकार का ये ऐसे है, ऐसे का है। और ये कौन लिखे हुए हैं, तो इसको महात्मा गांधी जी, यानी कि वो क्या लिखे हुए हैं, इसको महात्मा गांधी उसको क्या हुआ है लिखे हुए हैं। और इसमें महात्मा गांधी ये बताते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अपने सब जो हमारी सभ्यता है और जो पश्चिमी लोग की सभ्यता उससे तुलना किया जाता है कि कैसे हमारी जो सभ्यता है वो हमारे भगवान पर विश्वास रखती है, जो हम लोग खुद काम करने पर विश्वास रखती है, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है वो दूसरों से काम करवाने पर, मशीनों पर विश्वास करती है। हम लोग के जो पूर्वज थे वो गाँव में पसंद किए, क्योंकि मशीन को आविष्कार करना वे चाहते ही नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे, वे जानते थे कि हम अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग क्या थे, हम आलसी हो जाएंगे, हम लोग मशीन पर निर्भर हो जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं करते थे। वो ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे, उनके पास दिमाग नहीं था, दिमाग था लेकिन उनके पास कुछ और दिमाग था। वो चाहते थे हम निर्भर हो जाएंगे, इसलिए नहीं। कि आज देखिए सब कुछ मशीन है, बिना मशीन के आदमी मर जाएगा अगर मशीन का सहारा नहीं लेगा। सब कुछ मशीन है, मशीन ही मशीन है पूरे। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ग्रीस हमारा एटिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस से बिलोंग करती है। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फेरोस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, फेरोस जो है वो कहाँ का शासक था। फेरोस ये भी आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, जो आपका ये चैप्टर 1 है। देखिए आपको पता होगा कि चैप्टर 1 से बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, इसलिए चैप्टर 1 से आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके इसको आपको पढ़ना है। तो फेरोस वेयर रूलर्स ऑफ, तो ये फेरोस जो है कहाँ के शासक थे, तो ये क्या थे, ये इजिप्ट के, वह इजिप्ट के शासक थे, वे मिस्र के क्या थे, वे पुराने बहुत ही अच्छे शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए।
आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू डैश रूल। हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो फोर फादर और एंसेस्टर्स, आपका एक एक ही चीज़ का है, इसको क्या हुआ, इसको पर्यायवाची साइनोनिम्स हो जाएगा। तो हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग थे, वो एंजॉय करते थे, मौज मस्ती करते थे। कैसे करते थे मौज मस्ती? तो वे मौज मस्ती कैसे करते थे? अपने घर में करते थे, सोसाइटी में करते, समाज में करते थे। तो कहाँ कर रहे थे? वे घर में अपने अपने रूल में, होम रूल, अपना रूल। हम गाँव में ही रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, वह किसी को ऐसा नहीं है। देखिए गाँव में आप एक बार कंपेयर करेंगे तो जो शहर में जो लोग रहते हैं, वो गाँव में लोग जाते हैं, गाँव में जो लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा आपको खुश नजर आएंगे। क्या वो उसको खेती बाड़ी करते हैं आराम से, मौज मस्ती, कोई पूरा बहुत ज़्यादा खेत बहुत ज़्यादा हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा जगह है। शहर में देखेंगे बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर कोई जगह भी नहीं है उसको घूमने के लिए, एक तरह से, यानी बहुत प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस पर गाँव में जो शांति आपको महसूस करेंगे, शहर में हल्ला गुल्ला। ऐसे भी हमारे जो एंसेस्टर भी कहा करते थे कि वहाँ पे चोर लुटेरों डाकू, इन सब से जो शहर होता है वो भरा आता है। आपको गाँव में ही रहना चाहिए। लेकिन आज का मॉडर्न ज़माना हो चुका है, गाँव में कौन रहेगा भाई, हम तो शहर जाएंगे, शहर में अच्छा से रहते हैं, मौज। क्या है कि मॉडर्न ज़माना आ चुका है ना, इसलिए। आप भी शहर गए होंगे या फिर अभी शहर में से ही आप हमको देख रहे होंगे अभी। तो वही आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम। आप भी एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट करके आपको बता देना है कि आप कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, आप गाँव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं, आप बता देंगे हमें कमेंट करके ज़रूर। आप प्लीज़ इतना तो आप बता ही सकते हैं। आप कहेंगे भैया क्या क्या करते रहते, ऐसे ही आपको पूछते, कोई बात नहीं, नहीं बताना है तो छोड़ दीजिए, आगे आइए। 20 नंबर जो प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिगेटेड टू पीपुल ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिगेटेड टू द पीपुल ऑफ डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे जो कितने नंबर प्रेसिडेंट थे? थर्ड प्रेसिडेंट। ये हमारे थर्ड प्रेसिडेंट थे, थर्ड प्रेसिडेंट, ये हमारे थे थर्ड प्रेसिडेंट। और बात करेंगे हमारे सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, तो हमारे सेकंड जो प्रेसिडेंट थे, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट वे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिससे क्या थे, राधाकृष्णन से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे हमारे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि आप जानते होंगे ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा किसके बारे में बोलते हैं? तो सबसे पहले राधाकृष्णन जी के बारे में बोलते हैं कि वो क्या थे, भारत को ज्ञान का भंडार दिए। सही बात है, दिए ही होंगे, हम लोग तो नहीं देख पाए लेकिन दिए थे। क्योंकि वो आप ही देखते होंगे पहले जो मान चलिए पहले प्रधानमंत्री कोई और था, अब जो नया जो प्रधानमंत्री बनेगा वो पहले वाले प्रधानमंत्री को कुछ क्या करेगा, उसको अच्छा बातें कहेगा, कुछ शब्द कहेंगे जिससे क्या करे कि उनको बड़ाई किया जाता है। क्योंकि वो भी अच्छे काम किए तभी तो लोग हमको भी पसंद करेंगे ना। हम टीचर दूसरे टीचर की बड़ाई करेंगे तो तभी हम उससे हाँ टीचर को सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से आप जो भी समझे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेटेड टू द पीपुल ऑफ, तो वे कि कहा के लोगों के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, ऑब्लिगेटेड महसूस कर रहे हैं। तो वो कहा के, तो इंडिया, भारत के, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बनने थे तो वे ब्रिटेन के वाला क्यों करेंगे, जर्मनी का क्यों करेंगे, यूएस का क्यों करेंगे, वे कहा के तो वे इंडिया करेंगे, इंडिया का। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये जो प्रश्न आता है कि वो कितना नंबर प्रेसिडेंट थे, वह थर्ड प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। और वो प्रेसिडेंट बनने से पहले वो भारत का नहीं, सॉरी, वो बिहार का, कहाँ का, वो बिहार का राज्यपाल गवर्नर भी रह चुके थे। यह भी आपको ध्यान रखेंगे। और ये प्रेसिडेंट कब बने थे, तो ये 1867 में बने थे। 1800 नहीं, सॉरी आपका ये नहीं हो जाएगा, 1967 होगा आपका, 1967। और इसमें क्या हुआ था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका पास क्या है, एक यूनिक क्वालिटी है, सबसे अच्छी कला है, क्या बोलने का, बताइए क्या बोलने का, सच बोलने का। भाई हमारे पास भी कला है, आइए PhD कर रखी है हमने। सच नहीं, सच बहुत ही, सच बोलना तो बहुत समझिए, ये तो विद्वान लोग का ही काम है, सच बोलना तो सब किसी को ही। कभी एक और बात पूछ रहे आपसे, कोई इंसान आप बता दीजिए जो अपने जीवन में एक भी झूठ नहीं बोला है इस धरती पर, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सभी झूठ में झूठ बोलते हैं। लेकिन नानू का पास एक क्या है, क्वालिटी है, यूनिक क्वालिटी, सबसे अद्वितीय कला है झूठ बोलने का। देखिए आप झूठ बोलेंगे तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत बार हुआ होगा। लेकिन जो ये क्या है कि जो नानू काका है वो कितना भी वो ऐसा झूठ बोलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। वो ऐसा, वो उतना कॉन्फिडेंस, इतना साहस, इतना कॉरेज लेकर आता है कि वो पता नहीं चलता कि आप झूठ बोल रहा है। तो ये उनके पास क्या है, तो वो यानी कि वो झूठ बोलने का जो अद्वितीय कला है उसके पास। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। नानू काका के बारे में आप जानते होंगे, जो कि लेखक को आता है मंत्रियों से मिलने के लिए गर्मी में, और जैसे ही लेखक जो अपने मनोहर लाल गोनकर जी, उनके जो मदर, उसके माता जी बताती है कि अरे तुम्हारा मामा आ रहा है, जाओ जाओ प्लेटफॉर्म पर लेने के लिए, वो आ रहे हैं। तो वैसे लेखक चौंक जाता, अरे मामा आ रहे हैं, क्या करेंगे आप रहने के लिए। नहीं ऐसा, वो इतना चौंक जाते हैं लेखक कि क्या बताएं, वो जानते थे कि फंसवा देगा ये मामूंगा, इस प्रकार से। आइए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका 23 नंबर प्रश्न क्या करा है,
लीडर्स आर रिगार्डेड एज अ स्टेप हायर दैन गॉड। जो भी लीडर्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वह अपने को भगवान से कितने कदम ऊपर समझते हैं। कितने कदम ऊपर? तो वे 2 कदम ऊपर समझते हैं, 2 कदम ऊपर। यानी कि जो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भाई ये नेता लोग वेता नहीं मिलेगा, मिनिस्टर भी नहीं मिलेगा आपको। भगवान मिल सकते हैं लेकिन लीडर्स कभी नहीं मिलेंगे। और इससे जो लीडर्स का जो सेक्रेटरी होते हैं, इससे जो नीचे वाले जो लोग होंगे, वो अपने से भगवान से वो 3 कदम ऊपर समझते हैं। कितने? 3 कदम ऊपर। यानी कि लीडर 2 कदम, अपने आप 3 कदम। यानी इतने देखेंगे, अरे टिढ़िया रहेगा, अरे हम तो नहीं मिलने देंगे तुमको, क्या कर लेगा। इस पर इतना समझ, इतना घमंडी, इतना ईगो होता है कि लीडर के जो समझ, वो अगर प्रधानमंत्री भी उतना ईगो ना बनाए जितना कि ये सेक्रेटरी बनाते हैं। आप भी शायद कभी गए होंगे किसी विधायक के या फिर किसी ऑफिस में, तो आपको पता चल ही गया होगा, आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आज वन शॉट क्लास होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। ये व्हाइल वी अराइव सोहनलाल वाज गार्गलिंग इन द नेक्स्ट रूम। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सोहनलाल गार्गलिंग कर रहा था। नेक्स्ट रूम में क्या गार्गलिंग, क्या चीज़ गार्गलिंग कर रहा था? हम लोग नहीं, वहाँ पर जो मनोहर मालगोनकर, जो नानू काका, वो दोनों पहुँचे थे। हम क्यों पहुँचेंगे भला वहाँ पे? तो वो व्हाइल वी अराइव सोहनलाल वाज गार्गलिंग इन द नेक्स्ट रूम। जब नेक्स्ट रूम में क्या कर रहा था वह? तो वो हुक्का पी रहा था। हुक्का पी रहा था और ऐसा मान के चला था, वहाँ पर सेक्रेटरी को बोल रहे थे वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो क्या बता था, इतना लंबा लंबा फेंक था। उससे बहुत कुछ आपको सीख लेनी चाहिए। क्यों? देखिए उसमें क्या करता है, जब जैसे नानू का पहुँचता है, वो जानता है कि कोई आदमी है, जिसे एक रूम में, एक होता है गेस्ट रूम। क्या हुआ? एक हुआ आपका गेस्ट रूम। गेस्ट रूम है, उसमें आपको इन नानू काका को, चलिए आपको बता ही देते हैं, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। देखिए एक है आपका गेस्ट रूम, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका रूम है, यहाँ पे आपका क्या है, रूम है। और इस रूम में 2 आदमी बैठे हुए हैं, 2 आदमी। एक है आपका कौन? एक लेखक है आपका, ये आपका लेखक है। और एक है आपका कौन? नानू काका। एक है आपका नानू काका। दोनों बैठे हुए हैं। इसमें बगल वाला जो रूम है आपका है बगल का रूम। ये बगल वाले जो रूम है, इसमें बैठा हुआ है कौन है? इसमें है आपका सोहनलाल। इसमें है आपका सोहनलाल। इसमें सोहनलाल है, तो क्या कर रहा है सोहनलाल? जो गार्गलिंग कर रहा है, यानी कि कुछ हुक्का पी रहा है। और इसका जो सेक्रेटरी है वो बता रहा है कि सोहनलाल यहाँ नहीं है, वो कहीं दूर गए हुए हैं। लेकिन इस रूम का क्या होता है, यहाँ की आवाज़ इस रूम में आ रही होती है, और जो क्या पता चल जाता है कि नानू काका कोरे इसमें पी रही है। और वो जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं कि अरे क्या बोलते हैं इसको, लेखक को कुछ और नाम से संबोधित करते हैं। कह रहे लेखक, तुम पता है मैंने वहाँ गया था, तो वो मिनिस्टर को मैंने टिकट मैंने दिलवाई थी। इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं कि उसे लगा तो अरे आकर पैर में गिर जाता है कि सर हुजूर हमको बताइए कि ऐसे कर सकते हैं। नहीं, इतना लंबा लंबा फेंकता है कि वो जो नानू काका, वो इम्प्रेस हो जाता है। कौन इम्प्रेस होता है? तो वो सोहनलाल। कौन? सोहनलाल जो होता है वो इम्प्रेस हो जाता है। इतना इम्प्रेस हो जाता है, अरे हम तो आपके आगे कुछ है ही नहीं, आप ही भगवान हो। इस प्रकार से वो बिहेव करने लगता है। यानी कि वो ऐसा से बात ही करता है, इतना लंबा लंबा फेंकता है कि कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। तो क्या इसमें सवाल है, हुक्का पी रहा था, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और वे क्या करते हैं, एक बार एस्ट्रोलॉजर का भी ये भेष धरते हैं। कौन? नानू काका। लेखक, और लेखक तो हमेशा डरता रहता है कि अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी, दौड़ा दौड़ा कर मारेगा ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टर्न टू अ लिव्ड, क्या है लिव्ड, क्या है चौफर, यानी कि कौन से है जो, यानी कि एक लिव्ड चौफर कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं आपका नैरेटर। यानी कि जहाँ भी जाते हैं तो वो भी, यानी कि पुरोहित ज्योतिषी बनकर वहाँ पर जाते हैं। किसके यहाँ? वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री के यहाँ। किसके यहाँ जाते हैं? तो वे कल्याण मंत्री के यहाँ जाते हैं। कल्याण मंत्री, कल्याण मंत्री जाते हैं वो ज्योतिषी के रूप में। क्यों जाते हैं? क्योंकि इम्प्रेशन जमाने के लिए, क्योंकि वैसा उनका मंत्री से मिलना शौक था। क्या लिखते हैं कि ये लिखते हैं कि वो हम उनके ज्योतिषी है। जाके निन्नौर के जो महाराजा थे उनके क्या कहा था, वेलफेयर मिनिस्टर क्या कहता है, निन्नौर के राजकुमार से अपना बेटी का शादी फिक्स करा होता है। लेकिन जैसे ही नानू काका को पता चलता है, वो बताता है कि हम वहाँ के ज्योतिषी है। उसके बाद जैसे ही जो नानू काका होते हैं, जो कि नानू काका होते हैं, वो अपने घर आते हैं। वो देखते हैं जैसे वो चाय उठाए रहते पीने के लिए, वहाँ पर मिनिस्टर का गाड़ी आता है उनके घर पर। सोचिए का दिमाग हो, कितना अच्छा उनको फील हो रहा है, अरे हमारे यहाँ मिनिस्टर मिलने आए, और कोई औकात ही नहीं है। पता चला नानू काका तो भिखारी है। इस प्रकार से ऐसे नहीं होगा भिखारी, क्योंकि कुछ तो उसके बाद कला है, अद्वितीय कला है झूठ बोलने का। भिखारी कैसे हो सकते हैं? आगे देखिए 24वां प्रश्न है। एज अ रिवार्ड नानू काका, चलिए, एज अ रिवार्ड नानू काका गेव धोबी अ डैश रुपी नोट। तो रिवार्ड के रूप में, यानी पुरस्कार के रूप में, धोबी को जो नानू काका होते हैं वो कितने रुपए का नोट देते हैं? 1 रुपये का नोट? नहीं जी, 1 रुपये का नोट क्यों देंगे, देगा तो लेगा ही नहीं। 3 रुपये का? बिल्कुल नहीं।
₹4 का नोट बिल्कुल नहीं, तो वे देते हैं ₹2 का नोट, मात्र ₹2। अभी आपको लग रहा है अरे ₹2, हम तो ₹2 को उठा कर फेंक देंगे। ₹2 उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए ₹2 का समझ लीजिए आप ये मान सकते हैं। ₹2 का ₹200 मान सकते हैं, ₹200। ₹200 आज जितने आपको पसंद होगा वो उतना ही, ₹2 उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो गिफ्ट में देता है। और क्या ₹1000 का चेक, ऐसा कि झूठा चेक लिख देता है और धोबी को बोल देता है कि तुम दौड़ते-दौड़ते आना, क्योंकि वो जो कार लेने के लिए जाता है उसको बता सके हम कोई छोटे आदमी वो नहीं है, हम बहुत बड़े आदमी हैं। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर। नानू काका किस ऑटो डीलर से मिलने के लिए जाता है उसको कार लेने के लिए, ताकि वे वेलफेयर मिनिस्टर के पास जा सके। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, तो नानू काका जाता है कौन से ऑटो डीलर के पास, तो वे जाता है सिक्का ऑटो डीलर के पास। कौन से ऑटो डीलर के पास? सिक्का ऑटो डीलर के पास। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके कारण वह जा सके और उसे मिल सके। और एक और क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में अक्सर आते हैं कि वह किस मौसम में नानू काका आते हैं, तो पता होगा वह गर्मी के मौसम में आते हैं, समर के मौसम में। आगे आइए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो लेखक जो है वो पेशे से क्या है, तो वो अंडर सेक्रेटरी है। क्या है वे? अंडर सेक्रेटरी हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। अब आते हैं फिर से 1 नंबर प्रश्न से शुरू हो चुका है आपका जो कितना 30 प्रश्न लगभग आपका क्लियर हो चुका है। और आपका समझ लिए 20 प्रश्न और क्लियर जब 50 आपका प्रश्न बताने वाले हैं। 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा दिमाग में होगा, इसका सेट हो जाएगा। चलिए आप देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, द माइंड इज अ रेस्टेड बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मन जो है एक बेचैन पक्षी है, जितना इसको मिलता है वो उतना और चाहता है। यही आपका महात्मा गांधी जी का कहना है। तो जो कौन है जो एक बेचैन, क्या है, तो बेचैन एक पक्षी है, बर्ड्स है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। और आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो आपका कहिए ऐसे है, क्या है आपका कहिए ऐसे है। और जो आपका दूसरा जो चैप्टर है भारत में जो हम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हुए हैं, तो वह क्या है, तो वह एक स्पीच है। क्या है? वो स्पीच है, जिसमें जो प्रेसिडेंट जो पद का शपथ ले रहे होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो उस समय उस भाषण को दिए होते हैं। और जो तीसरा चैप्टर है अपीन, वह है आपका एक प्रकार का क्या, तो वह स्टोरी है, वह है आपका स्टोरी। यानी स्टोरी में भी कॉमिक स्टोरी, यानी मजाकिया से भरा हुआ, कॉमिक एंड एडवेंचर दोनों मजाकिया और साहस से भरा हुआ वो क्या है, कहानी है। जिसमें क्या होता है, एक नानू काका होते हैं जो कि मुख्य कैरेक्टर में होते हैं, मेन पात्र में। अब देखिए अगला जो है आपका आई हैव ए ड्रीम, वो भी आपका स्पीच है। आइडियाज दैट हैव हेल्प एंड काइंड, वो आपका ऐसे है। द आर्टिस्ट, जो कि आपका एक स्टोरी है, इसमें शिवी नाम का एक बच्चा होता है जो कि गॉड्स में इंटरेस्टेड रहता है। यानी कि पूरा पूरा जो आपका चैप्टर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आइए अगला प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, महात्मा गांधी हैज़ रिटेन, महात्मा गांधी लिखे हैं कौन से चैप्टर को, तो ये लिखे हुए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। और ये इंडिया ट्रूथ और ट्रेवलर आइज, इसको कौन लिखे हुए हैं, तो इसको बात करें तो इसको लिखे हुए हैं पॉल एस बॉग जी। कौन लिखे हुए हैं, इसको लिखे हुए हैं पॉल एस बॉग, पॉल एस बॉग इसको लिखे हुए हैं। और द अर्थ, इसको लिखे हुए एच ई बेट्स। कौन? एच ई बेट्स, एच ई बेट्स इसको क्या हुआ, लिखे हुए हैं। अब देखिए भारत इज माई होम, भारत इज माई होम को डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन लिखे हुए हैं, जाकिर हुसैन, इसको क्या हुआ, लिखे हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका विच टाइप ऑफ प्रोज पीस भारत इज माई होम, भारत इज माई होम क्या है, तो ये पर करिए ऐसे है, नहीं सॉरी आपका ऐसे नहीं, ये कोई स्पीच है, भाषण है, जिसको प्रेसिडेंट पद का शपथ लेते हुए देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम, भारत इज माई होम का स्पीच जो है वह कब देते हैं, तो 1966 में देते हैं, 1966 में। और ठीक इससे 200 और जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1969। यानी 1969 में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। किनका मृत्यु हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु हो गया था। इसमें यह एक लाइन जो है हमेशा पूछा था एग्जाम में, कि लाइन जो ये बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। तो ये जो लाइन बहुत पॉपुलर लाइन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इस लाइन को ध्यान रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज एक्सपेक्ट टू वॉक, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन काम करने के 2 पहलू को देखते हैं। एक काम करने का सबसे पहला पहलू है, कितने पहलू को, 2 पहलू को देखते हैं। एक आपका है जो कि हम समाज के लिए काम करते हैं, एक है आपका जो खुद के लिए सोशल एंड एडवेंचर, यानी कि एक आप खुद के लिए काम करें, एक दूसरे के लिए आप काम करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ओशियन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच,
ये स्पीच जो होते हैं डॉक्टर जैकब कब देते हैं, तो टेकिंग ऑथ एज द गवर्नर नहीं होगा, वो होगा आपका टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट यानी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट बन रहे होते हैं तब वे भाषण देते हैं। उसी भाषण को लेकर के एक चैप्टर बना दिया गया है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर माल गोयनकर। इनमें कौन सा जो वर्क है, इसमें जो कौन सा किताब है जो मनोहर माल गोयनकर की नहीं है। द प्रिंसेस, ये भी मनोहर माल गोयनकर की रचना है। टू लिव्स एंड, ये नहीं है आपका। बॉम्बे बीवर इन्हीं का है। डिस्टेंट ड्रब इन्हीं का है। द प्रिंसेस इन्हीं का है। इसमें नहीं पूछा है तो ये आपका यही नहीं हो जाएगा, यही आपका नहीं होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा, ये बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर प्रश्न क्या करा है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वह कैसा स्टोरी है, तो वो कॉमिक एड एडवेंचर यानी कि जोखिम से भरा हुआ और मजाकिया वाला ये कहानी है। तो ये भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नानू काका वाज द नैरेटर। नानू काका जो है वह नैरेटर के क्या है, तो नानू काका जो है नैरेटर का मैटरनल अंकल है, और इसी कारण तो वो बहुत ज़्यादा उसकी बात ही मान लेता है, क्योंकि वो अपने माँ के कहने पर जो लेखक है मनोहर माल गोयनकर जी वो नानू काका साथ दे रहे हैं, नहीं तो नहीं देते। जानते हैं बहुत कमीना आदमी है, फंसा देगा कहीं जाकर इधर उधर। सही वही बात होता है। लास्ट में क्या करता है कि वह अपना घर का एड्रेस नहीं, लेकिन लेखक का घर का एड्रेस क्या है, तो कॉपी जो होता है जिसमें जो भी नए नए आदमी आते हैं वो लिखते हैं, जिसके कारण आपको कुछ खास आदमी हुआ तो जो वेलफेयर मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर लोग होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, उससे मिलते हैं। एक विजिटर बुक होता है, इसमें लिखा आता है अपना पता। जो भी लोग मिलने के लिए आए वो अपना अपना लिखते हैं कि क्या काम से हम आए हुए थे, ताकि जो कहीं पे मिनिस्टर गए हुए तो वहाँ पर से वापस आएंगे तो उसको देखेंगे। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक प्रश्न क्या कहा है कि हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन कम इन, यानी कि कौन वेट कर रहा है प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने का, तो वे नैरेटर यानी कि लेखक वेट कर रहा है। आगे बढ़िए, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी वाज और डैश जापानीज बॉय ईयर ओल्ड। सीबी जो है वो कितने साल का जापानीज बॉय है, तो वह 12 ईयर ओल्ड है। वो 12 साल का जो है वह जापानीज लड़का है। और ये कहाँ पे, तो हार्वर्ड टाउन में रहता है। चलिए वो गॉड्स में इंटरेस्ट रहता था, लेकिन वो पढ़ाई वढ़ाई करने में मन लगता था, सिर्फ कद्दू को इकट्ठा करने में उसको मन लगता है। आगे बढ़िए, 12 प्रश्न है। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड डैश पास टाइम। वो क्या था, गॉड्स को कलेक्ट करता था, नए नए डिजाइन बनाता था, उसको लोग क्या कहते हैं, उसको एनिमेट करते हैं, उसको ऐसा करता है इस सब स्त्री वाला काम करते रहता है, अलग तरीके से दृष्टि से उसको दिखाया जाता है। आइए अब 13 प्रश्न है। विच टाइप ऑफ प्रोज स्पीच और चाइल्ड इज बोर्न। और चाइल्ड इज बोर्न जो है कैसा प्रोज स्पीच है, तो वो आपका ऐसे है। क्या है वो, ऐसे है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जर्मन ग्रीड बिलोंग्स टू। जर्मन ग्रीड जो कि अ चाइल्ड इज बोर्न को लिखे हुए, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सीबी वाज स्टिल एट दैट स्कूल। सीबी कौन से स्कूल में पढ़ता था, वो प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी यानी प्राथमिक, वो प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका सीबी फादर वर्क इन द शॉप, यानी कि सीबी के पिता किस दुकान पर काम करते हैं, वो कारपेंटर की दुकान पर। अब आइए द कैन मेक और ब्रेक रिवोल्यूशन, यानी कि इसमें जो होते हैं वो टीचर क्या करते हैं, तो वह क्या करते हैं, वो एक टीचर होते हैं। पता नहीं ये प्रश्न कहाँ से कुछ रॉन्ग प्रश्न है, इसको छोड़िए। अब आते हैं, देखिए 18 प्रश्न। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश फैक्टर्स, यानी कितने जो फैक्टर्स होते हैं जो कि एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, तो वे 2 लोग, यानी कि जो ऑनर होते हैं और एडवर्टाइजर दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। अब देखिए 19वां प्रश्न है। हु हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हुए, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विथमन लिखे हुए हैं। और इसमें जो पोएट क्या करते हैं, खुद ही गाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए इसको, ये आपका आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ एंड, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गीत है, ये वहीं से लिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और व्हाट्सएप ज्वाइन क्यों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के कर लेंगे।